स्वागत है बच्चों आप सभी का आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर। आज की कक्षा में बच्चों हम लोग बात करेंगे भौतिक विज्ञान कक्षा 11 में जो पाठ है हमारा कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा, इसके कुछ आंकिक प्रश्नों की। तो बच्चों जो इस क्लास में आंकिक प्रश्न लिए गए हैं उनकी स्लाइड्स आप लोग देख सकते हैं। ये पहला प्रश्न होगा, ये दूसरा प्रश्न होगा, ये तीसरा प्रश्न होगा, ये चौथा प्रश्न होगा, ये पांचवा प्रश्न, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। आज की क्लास में हम लोग ये 14 प्रश्न हल करेंगे। क्लियर बेटा? तो एक एक प्रश्न को देखते हैं। एक गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा 400 जूल है। एक गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा 400 जूल है। पिंड पर उसकी गति के विरुद्ध 25 न्यूटन का औसत बल लगाने से पिंड कितनी दूर जाकर रुक जाएगा? तो बेटा इसका हल देखते हैं। यहां पर एक गतिमान पिंड है और जिसकी गतिज ऊर्जा हमको दी गई है 400 जूल। तो गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी दी गई है? 400 जूल। और इस पिंड पर उसकी गति के विपरीत दिशा में, मान लीजिए बच्चों ये आपका पिंड है, ये आपका पिंड है और इस पिंड की जो गति है वो इस दिशा में है। क्लियर? तो इसकी गति की दिशा ये है और गति की दिशा के विपरीत दिशा में, गति की दिशा के विपरीत दिशा में एक बल लगाया गया है, वेक्टर F। क्लियर? तो इस बल के लगाने से पिंड कितनी दूर जाकर रुक जाएगा? क्लियर? तो हमें विस्थापन ज्ञात करना है कि पिंड कितनी दूर जाकर के रुक जाएगा, S का मान ज्ञात करना है। ठीक है बेटा? तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले तो चूंकि पिंड प्रारंभ में गतिज ऊर्जा रख रहा है 400 जूल, लेकिन अंत में पिंड विराम में आ जाता है, तो पिंड की अंतिम गतिज ऊर्जा क्या बनेगी? K फाइनल वो 0 जूल हो जाएगी, क्योंकि पिंड अंत में विराम में आ जाता है। तो पिंड की अंतिम गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 0 जूल। और कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार अगर हम देखें, कार्य ऊर्जा प्रमेय से जो बच्चों किया गया कार्य होता है, किया गया कार्य वो गतिज ऊर्जा में हुए परिवर्तन के बराबर होता है। गतिज ऊर्जा में हुए परिवर्तन के बराबर होता है। गतिज ऊर्जा में हुआ परिवर्तन ये कार्य ऊर्जा प्रमेय का स्टेटमेंट है। तो यहां बच्चों जो कार्य है हमारा W वो गतिज ऊर्जा में हुए परिवर्तन के बराबर होगा। तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन गुणे बल और विस्थापन के बीच कोण। तो यहाँ बल और विस्थापन दोनों विपरीत दिशा में है, क्योंकि बच्चों पिंड यहाँ पर गति करता हुआ इस दिशा की ओर जाएगा, अर्थात विस्थापन वेक्टर S हमारा यहाँ होगा। तो बल और विस्थापन के बीच जो कोण आएगा वो थीटा बराबर 180 डिग्री का होगा। तो बल और विस्थापन के बीच जो कोण होगा वो कितना होगा? थीटा बराबर 180 डिग्री। और यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा है, तो अंतिम गतिज ऊर्जा बन रही है पिंड की, अंतिम गतिज ऊर्जा K फाइनल और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा K इनिशियल KI। तो बल का मान हमें ज्ञात करना है। बल का मान यहां पर दिया है, F बराबर 25 न्यूटन। तो 25 न्यूटन का बल है जो पिंड की गति के विपरीत दिशा में लग रहा है। तो यहां पर बच्चों बल का मान दिया गया है और वो बल कितना है? 25 न्यूटन का है। विस्थापन हमें ज्ञात करना है S, और बल और विस्थापन दोनों विपरीत दिशा में है, तो ऋण 1 कर देंगे। और अंतिम गतिज ऊर्जा 0 है और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा 400 जूल है। तो इस तरीके से जो 25S वो माइनस का और ये माइनस का 400 जूल। क्लियर बेटा? तो ये यहाँ पर S बराबर जो आएगा हमारा, S बराबर विस्थापन S बराबर, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 400/25। ठीक है? 400/25। अब 25 का भाग 400 में देते हैं, तो 25 का भाग 400 में देंगे तो सबसे पहले 400 को
25 से काटते हैं, ठीक है, तो 5 से काटते हैं तो 5 पचम 25, 5 8 40, ये हो जाएगा हमारा 80 और ये हमारा S बराबर यहाँ 16 मीटर आने वाला है। तो बच्चों इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कोई पिंड है और उस पिंड पर पिंड की गति के विपरीत दिशा में बल लगाया जा रहा है। पिंड की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा दी गई थी और अंत में पिंड विराम में आ जाएगा, तो पिंड की अंतिम जो गतिज ऊर्जा होगी वो कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा पता है, अंतिम गतिज ऊर्जा पता है, पिंड के विस्थापन को ज्ञात करना है, जबकि पिंड की गति के विपरीत दिशा में बल 25 न्यूटन का लगाया गया है। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय का उपयोग करके हम लोग यहाँ पर जो पिंड द्वारा रुकने से पहले पिंड जो विस्थापन तय करेगा वो S बराबर 16 मीटर का है, उसको हम लोगों ने ज्ञात किया। क्लियर बेटा? सिंपल क्वेश्चन था वर्क एनर्जी एंड थ्योरम का, वर्क एनर्जी थ्योरम का। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। देखिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न, 50 ग्राम की एक गोली 600 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक लक्ष्य से टकराती है। लक्ष्य को भेदने के पश्चात गोली का वेग 150 मीटर प्रति सेकंड रह जाता है। लक्ष्य को भेदने में गोली की कितनी ऊर्जा व्यय हुई? तो भाई एक गोली है जो 50 किलोग्राम की है, एक गोली है जो 50 ग्राम की है, सॉरी। तो गोली है हमारी 50 ग्राम की, तो बेटा इसको जब किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 का करेंगे भाग। तो हमने ये कर दिया 1000 का भाग, जिससे गोली का जो द्रव्यमान निकला किलोग्राम में वो 50 × 10⁻³ किलोग्राम। प्रारंभ में गोली जा रही है 600 मीटर प्रति सेकंड के वेग से और बाद में जब लक्ष्य से टकरा जाती है गोली तो इसका वेग हो जाता है अंतिम वेग 150 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर? अब बेटा यहां क्या है, लक्ष्य को भेदने में गोली की कितनी ऊर्जा व्यय हुई? तो भाई गोली प्रारंभ में अधिक वेग से जा रही है तो उसके अंदर अधिक गतिज ऊर्जा थी, लेकिन बाद में उसका वेग घट जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा में कुछ कमी हो जाती है। तो यहाँ गोली की गतिज ऊर्जा में कमी हुई है और जितनी गोली की गतिज ऊर्जा में कमी हुई होगी उतना ही गोली ने कार्य किया है, कार्य में ऊर्जा व्यय कर दी है। तो यहाँ पर गोली द्वारा व्यय ऊर्जा जो हुई हमको ज्ञात करनी है, गोली द्वारा व्यय ऊर्जा। तो गोली की व्यय ऊर्जा, लक्ष्य को भेदने में गोली की जो ऊर्जा व्यय होती है वो लक्ष्य द्वारा गोली पर लगाए गए विरोधी बल के विरुद्ध किए गए कार्य के बराबर होगी, अर्थात किए गए कार्य के बराबर। और कार्य को ज्ञात करने के लिए हमको गोली की गतिज ऊर्जा में हुआ परिवर्तन देखना होगा। तो ये जो कंसेप्ट है बेटा यहाँ पर कि किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में हुए परिवर्तन के बराबर होता है, ये कार्य ऊर्जा प्रमेय कहलाता है। ये कंसेप्ट क्या है? कार्य ऊर्जा प्रमेय। किसी भी निकाय के द्वारा किया गया कार्य उस निकाय की गतिज ऊर्जा में हुए परिवर्तन के बराबर होता है। तो कार्य बराबर कार्य ऊर्जा प्रमेय से हमने देखा कि जो किया गया कार्य है वो गोली की गतिज ऊर्जा में हुए परिवर्तन के बराबर होगा। तो प्रारंभ में गोली का द्रव्यमान दिया है, गोली का प्रारंभिक वेग दिया है, तो गोली का प्रारंभिक गतिज ऊर्जा निकल आएगा। और गोली का अंतिम वेग भी दिया है तो गोली की अंतिम गतिज ऊर्जा भी यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। क्लियर बेटा? तो किया गया कार्य क्या होगा? कार्य W बराबर गोली की गतिज ऊर्जा में हुआ परिवर्तन, मतलब गोली की अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस गोली की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। W बराबर, तो यहां पर गोली की अंतिम गतिज ऊर्जा तो 12m और गोली का अंतिम वेग, तो गोली का अंतिम वेग कितना है? 12mv² गतिज ऊर्जा का सूत्र है। तो गोली का अंतिम वेग v और गोली का प्रारंभिक वेग है u, तो 12mu²। तो W बराबर 1/2, गोली का द्रव्यमान 50 × 10⁻³ गोली का प्रारंभिक अंतिम वेग 150 मीटर प्रति सेकंड और गोली का प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, गोली का द्रव्यमान 50 × 10⁻³ और गुणे गोली का जो प्रारंभिक वेग है वो 600 होल स्क्वायर। तो बेटा इस तरीके से हम गोली की अंतिम गतिज ऊर्जा और गोली की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो W बराबर 50 में 2 का भाग जाएगा, तो ये आ गया हमारा 25 × 10⁻³
चलिए 150 का वर्ग करते हैं। 150 का वर्ग होगा 225 और ये 2 जीरो आ गए, माइनस फिर 50 में 2 का भाग लगाते हैं तो ये आ जाएगा 25 हमारा, और गुणे 10 की घात ऋण 3 गुणे 600 में वर्ग करते हैं तो ये हो गया 3600 और 4 जीरो। तो ये हुआ बच्चों। तो इस तरीके से W बराबर 25 का गुणा 225 में करते हैं और ये 2 जीरो से इसका पावर -3 में ऐड कर देते हैं तो ये 10 टू द पावर 2 25 गुणे 225 25 गुणे 200 225 गुणे 10 की घात ऋण 3 गुणे 10 की घात 2। ये बना हमारा 25 गुणे 36 गुणे 10 की घात ऋण 3 और ये 1 2 3 4 जीरो, तो ये 10 की घात 4। क्लियर बेटा। तो अब यहां पर गुणे में घात हमारी जुड़ जाएगी। 25 का गुणा 225 में कराते हैं तो 25 पंचे 125, 25 दूना 50, 50 12 हो गया हमारा 62, 25 दूना 50, 50 6 हो गया 56 गुणे 10 की घात ऋण 1। तो इसमें 10 का भाग लगाएंगे बाद में। यहां पर 25 गुणे 36 करते हैं तो 25 छका 150 और 25 त्याई 75 और 75 और 15 हो गए बेटा 90 और ये 10 की घात ऋण 3 और 10 की घात 4। तो 10 की घात ऋण 3 गुणे में घातें जुड़ जाएंगी तो ये आपका 10 हो जाएगा और यहाँ पर ये आया आपका 10 का भाग लगाएंगे तो 562.5 माइनस 9000। तो अब बेटा 9000 में आपको घटाने हैं 562.5। तो देखिए ये एक हासिल ले लेगा, ये पूरा इधर से एक लेता जाएगा तो ये हो जाएगा 10, 10 में 5 गए तो कितना बचा 5.9 में 2 गए तो 7 बचा, 9 में 6 गए तो 3 बचा और 9 में 5 गए तो 3 बचा और इसके बाद में ये हमारा 8। क्लियर। तो इस तरीके से बेटा ये हमारा 8333 वो भी ऋण का आएगा क्योंकि हमने अभी यहां पर ये ज्यादा है तो ये हमारा मान जो है ऋण का आएगा। तो माइनस का 8337 दशमलव 8337 दशमलव, यहां पर बेटा ध्यान दीजिए थोड़ा सा 9 में ये जो गया हमारा ये 9 में 5 गए तो ये हमारा 4 बचेगा। ठीक है, 9 में 5 गए तो ये हमारा 4 बचेगा। तो यहां पर ये मान जो हमारा आएगा 8437.5। तो 1 2 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो ये हो जाएगा 8.44, लगभग 8.44 गुणे 10 की घात 3। तो जो उत्तर आया यहां पर हमारा किया गया कार्य ऋण 8.44 गुणे 10 की घात 3 जूल। तो ये कार्य ऋणात्मक आ रहा है, अर्थात जो गतिज ऊर्जा में गोली की गतिज ऊर्जा में कमी हुई है तो गोली की कितनी ऊर्जा व्यय हुई, अतः गोली की ऋण चिन्ह का अर्थ है कि गोली की ऊर्जा में कमी हुई है, अतः गोली की ऊर्जा में हुई कमी 8.44 गुणे 10 की घात 3 जूल होगी। तो गोली जितना कार्य करेगी लक्ष्य को भेदने में उतनी ही ऊर्जा गोली की व्यय हो जाएगी। तो इस तरह बेटा ये हमारा प्रश्न संख्या 2 था जिसमें हमें ये ज्ञात करना था कि लक्ष्य को भेदने में गोली की कितनी ऊर्जा व्यय होगी। तो लक्ष्य को भेदने में गोली की 8.44 गुणे 10 की घात 3 जूल ऊर्जा व्यय हुई है। चलिए देखते हैं बच्चों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक गेंद है और गेंद को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जा रहा है। एक गेंद है और गेंद को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जा रहा है। यदि फर्श पर टकराने के बाद गेंद की ऊंचाई में 30% की कमी हो जाती है तो गेंद फर्श से
गेंद की ऊर्जा में, सॉरी, यदि फर्श पर टकराने के बाद गेंद की ऊर्जा में 30% की कमी हो जाती है तो गेंद फर्श से वापस लौटने पर कितनी ऊंचाई तक जाएगी। तो देखते हैं बेटा ये क्वेश्चन। यहां पर एक गेंद है हमारी, एक गेंद है हमारी, ये फर्श है, ठीक है, ये फर्श है और गेंद को 10 मीटर की ऊंचाई से फर्श पर गिराया जा रहा है। तो ये जो ऊंचाई दी गई है वो 10 मीटर है, h बराबर 10 मीटर। तो 10 मीटर की ऊंचाई से गेंद को फर्श पर गिराया जा रहा है, 10 मीटर की ऊंचाई से गेंद को फर्श पर गिराया जा रहा है। h बराबर 10 मीटर की ऊंचाई से ये जो गेंद है हमारी उसको फर्श पर गिराया जा रहा है। तो फर्श पर गिरने के पश्चात जब गेंद दोबारा उछलती है तो अब गेंद हमारी यहां से, इसकी ऊर्जा में कुछ कमी हो जाती है, तो ऊर्जा में कमी हो जाती है तो जब यहां से ये दोबारा उछल के ऊपर जाती है तो कुछ कम ऊंचाई तक जाती है, तो वही ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो बेटा यहां पर आपको देखना है कि एक गेंद को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, यदि फर्श पर टकराने के बाद गेंद की ऊर्जा में 30% की कमी हो जाती है तो गेंद फर्श से वापस लौटने पर कितनी ऊंचाई तक जाएगी। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले प्रारंभ में गेंद की कुल ऊर्जा कितनी है, प्रारंभ में गेंद की कुल ऊर्जा कितनी है, गेंद की कुल ऊर्जा कितनी है, कुल ऊर्जा कितनी है। भाई गेंद को गिराया जा रहा है 10 मीटर की ऊंचाई से, तो गेंद में यहां पर गुरुत्वीय क्षेत्र में गेंद है तो गेंद के पास गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी। गेंद की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा, क्लियर। तो प्रारंभ में गेंद को जब h ऊंचाई से गिराया जाता है तो गेंद के पास पहले तो गेंद की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी प्लस गेंद में गतिज ऊर्जा शून्य है क्योंकि गेंद गिराई जा रही है, तो गेंद का प्रारंभिक वेग 0 है, तो गेंद की गतिज ऊर्जा कितनी होगी बेटा, प्रारंभ में 0। तो प्रारंभ में जो गेंद के पास ऊर्जा है वो केवल और सिर्फ केवल गेंद की स्थितिज ऊर्जा है। प्रारंभ में गेंद के पास, देखिए गेंद कितनी ऊंचाई से गिराई गई, 10 मीटर ऊंचाई से, तो गेंद का द्रव्यमान कितना, m। गेंद g गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत गति कर रही है, गुरुत्वीय क्षेत्र का त्वरण g, और गेंद जिस ऊंचाई से गिराई गई है वो h हमने मानी हुई है और h का मान यहाँ पर 10 मीटर है। h का मान कितना लिया है, 10 मीटर। तो प्रारंभ में गेंद में जो है जो ऊर्जा है वो केवल गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है क्योंकि गेंद का प्रारंभिक वेग 0 है। तो प्रारंभ में गेंद की ऊर्जा निकाल ली हमने। प्रारंभ में गेंद की कुल ऊर्जा जो है वो mgh है। अब फर्श से टकराने के बाद क्या हो रहा है, फर्श से टकराने के पश्चात गेंद की ऊर्जा में कमी हो जाती है 30% की। तो फर्श से टकराने के पश्चात गेंद में शेष ऊर्जा, फर्श से टकराने के पश्चात, फर्श से टकराने के पश्चात जो गेंद की ऊर्जा है, फर्श से टकराने के पश्चात गेंद की ऊर्जा के पश्चात गेंद में जो शेष ऊर्जा बची, गेंद की ऊर्जा, ऊर्जा बेटा यहां पर गेंद में प्रारंभ में जो कुल ऊर्जा थी वो mgh थी, लेकिन फर्श से टकराने के पश्चात mgh ऊर्जा में कमी हो जाती है, mgh ऊर्जा की 30% की। तो यहां पर 30% ऊर्जा कम हो जाएगी। तो प्रारंभ में थी mgh ऊर्जा, लेकिन अब mgh का 30% भाग कम हो गया, तो अब कितनी बची, 0.3 mgh ऊर्जा जो है घट जाएगी। तो ये बचा हमारा 0.7 mgh ऊर्जा। क्लियर।
तो यहाँ पर गेंद की फर्श से टकराने के पश्चात जो कुल ऊर्जा है वो mgh है, और वो ऊर्जा पिंड में गतिज ऊर्जा के रूप में होगी। और अब उस गतिज ऊर्जा से पिंड करता हुआ जिस ऊंचाई तक जा रहा है, तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से अगर हम देखें, देखिए फर्श से टकराने पर फर्श और गेंद के बीच अप्रत्यास्थ टक्कर हुई तो कुछ ऊष्मा और ध्वनि के रूप में ऊर्जा की हानि हुई होगी। तो यहाँ पर mgh ऊर्जा फर्श से टकराने के पश्चात शेष रह जाती है 0.7 mgh। लेकिन इसके बाद जब गेंद हवा में ऊपर की ओर जाती है तो गेंद की प्रारंभ में कुल ऊर्जा कितनी है, वो 0.7 mgh, और जब ये अपनी उच्चतम ऊंचाई तक पहुंच जाएगी तो अंत में गेंद की कुल ऊर्जा कितनी होगी, वो mgh ही रहने वाली है। क्लियर? क्योंकि यहां पर गेंद की जो कुल ऊर्जा है वो संरक्षित है। तो फर्श से टकराने के पश्चात ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से देखें तो प्रारंभ में गेंद की कुल ऊर्जा बराबर होगी, गेंद फर्श से वापस लौटने पर जब सबसे उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाएगी तो अंत में गेंद की कुल ऊर्जा, और ये हम देख रहे हैं फर्श से टकराने के पश्चात, यहां पर फर्श से टकराने के पश्चात देख रहे हैं। तो बेटा प्रारंभ में गेंद की कुल ऊर्जा है 0.7 mgh, और अब गेंद अंत में पहुंच जाती है, मान लीजिए h डैश ऊंचाई तक जाती है, तो वो गेंद जा रही है h डैश ऊंचाई तक, तो गेंद की स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी mgh डैश। और इस स्थान पर गेंद का जो अंतिम वेग होगा, यहां पर जो गेंद का वेग होगा, वो गेंद का वेग यहां पर हो जाएगा 0। तो यहां पर गेंद का वेग 0, इसलिए गेंद पर किसी भी प्रकार की कोई गतिज ऊर्जा होगी नहीं, गेंद पर केवल स्थितिज ऊर्जा होगी। क्लियर? तो यहां पर गेंद की जो कुल ऊर्जा अंत में बचेगी तो वो स्थितिज ऊर्जा mgh डैश होगी। तो h डैश की वैल्यू जो आने वाली है वो है, mg से mg कैंसिल हो जाएगा तो 0.7h। क्लियर बेटा? तो प्रारंभ में गेंद जब गिराई गई थी तो हमने जिस ऊंचाई से गिराई गई थी उसको हमने, उस 10 मीटर को हमने h लिया था, तो यहां पर उस 10 मीटर का मान रखेंगे गुणे 10, तो ये हमारा निकल के आ रहा है h डैश इज इक्वल टू 7 मीटर। ठीक है? तो यहां पर जो h डैश की वैल्यू आ रही है वो 7 मीटर आ रही है। इसका मतलब है कि जो गेंद है हमारी वो फर्श से टकराने के पश्चात 7 मीटर की ऊंचाई तक गति करेगी, 7 मीटर की ऊंचाई तक जाएगी। क्लियर? तो ये ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से क्वेश्चन लगाया गया है। प्रारंभ में पहले हमने पिंड की कुल ऊर्जा देखी, तो वो कितनी थी, केवल यहां पर स्थितिज ऊर्जा थी mgh। टकराई जब फर्श से तो उसने mgh का 30% भाग खो दिया, तो कितनी बची, 0.7 mgh। अब फर्श से टकराने के पश्चात पिंड की ये ऊर्जा संरक्षित रहने वाली है, और जब उच्चतम बिंदु पर जाएगी तो ये ऊर्जा पिंड में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी, यहां पर mgh डैश। तो टकराने के पश्चात जो पिंड में शेष ऊर्जा 0.7 mgh, वो पिंड जब अपनी अधिकतम ऊंचाई पर टकराने के पश्चात पहुंचता है तो उसकी जो शेष ऊर्जा रहती है, उस पिंड में जो ऊर्जा रहती है mgh डैश, उसके बराबर रहेगी। तो उससे हमने h डैश की वैल्यू 7 मीटर ज्ञात की है। क्लियर? तो मन से देख लीजिए बेटा, पूरे एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सारे आप ध्यान से मन लगाकर देखिए। अब हम बात करेंगे अपना
प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में क्या है, एक 100 ग्राम द्रव्यमान का एक पिंड है जो 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो जो पिंड है हमारा वो 100 ग्राम का है, जो पिंड है हमारा वो 100 ग्राम का है, 100 ग्राम का है, और पिंड को किधर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है। तो u बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। पिंड कितनी ऊंचाई तक ऊपर जाएगा, तो पिंड जिस ऊंचाई तक ऊपर जाएगा वो ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। उस ऊंचाई पर पिंड की कुल ऊर्जा कितनी होगी, उस ऊंचाई पर पिंड की जो कुल ऊर्जा है E, वो भी हमको ज्ञात करनी है। क्लियर। तो बेटा यहां पर एक 100 ग्राम द्रव्यमान का एक पिंड है जो 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। पिंड कितनी ऊंचाई तक ऊपर जाएगा, उस ऊंचाई पर पिंड की कुल ऊर्जा कितनी होगी, ये आपको ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, ये पृथ्वी तल है और यहां से एक पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रारंभिक वेग u बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जा रहा है। 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जा रहा है। ठीक है। अब ये पिंड क्या करेगा, ऊपर की ओर गति करेगा, ऊपर की ओर गति करेगा, और इस गति में पिंड की जो गतिज ऊर्जा है वो धीरे धीरे स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होगी। पिंड की गतिज ऊर्जा का परिवर्तन किस में होगा, स्थितिज ऊर्जा में होगा। और जब पिंड की संपूर्ण गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, तो यहां मान लीजिए पिंड हमारा h ऊंचाई तक ऊपर जाता है, और जब इसका वेग, अंतिम वेग 0 हो जाएगा, तो पिंड द्वारा प्राप्त ये अधिकतम ऊंचाई होगी। तो पिंड कितनी ऊंचाई तक ऊपर जाएगा, हमें इसी h का मान ज्ञात करना है। क्लियर। इस h का मान ज्ञात करना है। उस ऊंचाई पर पिंड की कुल ऊर्जा कितनी होगी, तो सारा कुछ ज्ञात करते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं बच्चों, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से, संरक्षण के सिद्धांत से, सिद्धांत से देखिए, प्रारंभ में पिंड के पास कुल ऊर्जा कितनी है, तो पिंड की एक हो गई पिंड की गतिज ऊर्जा। पिंड में जो यांत्रिक ऊर्जाएं हैं वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के रूप में है। तो प्रारंभ में पिंड में जो गतिज ऊर्जा है वो हो गई हमारी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के इनिशियल, प्लस पिंड की जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा प्रारंभिक है वो यू इनिशियल, और अंत में जो पिंड जिस अधिकतम ऊंचाई तक जाता है वहां पर पिंड की अंतिम गतिज ऊर्जा प्लस पिंड की अंतिम स्थितिज ऊर्जा देखते हैं। तो प्रारंभ में पिंड के पास गतिज ऊर्जा है 12 mu², और चूंकि पिंड पृथ्वी तल से फेंका जा रहा है, चूंकि पिंड जो है हमारा पृथ्वी तल से फेंका जा रहा है, तो पिंड की जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो mg × 0 होगी। अब पिंड अंत में यहां पहुंचा है, तो पिंड की अंतिम जो गतिज ऊर्जा है वो है 12 mv², और अंतिम वेग 0 होने के कारण ये जो टर्म है ये हमारा शून्य हो जाएगा पूरा। तो पिंड में अंतिम गतिज ऊर्जा शून्य होगी। क्लियर। प्लस पिंड की अंतिम स्थितिज ऊर्जा, तो आप पिंड पृथ्वी तल से स्मॉल h ऊंचाई पर है, तो ये हमारा mgh हो गया। तो बेटा यहां पर 12 mu² बन रहा है 12 mu² mgh। ठीक है। m से m हो जाएगा कैंसिल, इस m से ये m हो जाएगा कैंसिल, और जो h आ रहा है वो होगा हमारा
स्मॉल h इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। इस प्रश्न में g का मान दिया है आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो u प्रारंभ में 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंका गया है, तो 20 गुणे 20 और डिवाइड में ये 2 गुणे 10, तो 20 से 1 20 कैंसिल हो जाएगा। h बराबर 20 मीटर की ऊंचाई तक पिंड जाएगा। पृथ्वी तल से h बराबर 20 मीटर की ऊंचाई तक ये पिंड जाने वाला है। क्लियर? तो 20 मीटर की ऊंचाई तक ये पिंड जाएगा टकराने को। जब ये पृथ्वी तल से फेंका जाएगा 20 मीटर पर सेकंड के वेग से, तो ये किस ऊंचाई तक जाएगा? 20 मीटर की ऊंचाई तक ये गति करेगा, 20 मीटर की ऊंचाई तक जाएगा। क्लियर बेटा? अब इसके बाद क्या है, उस ऊंचाई पर पिंड की कुल ऊर्जा क्या होगी? तो इस ऊंचाई पर पिंड की कुल ऊर्जा, तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से पिंड में जो प्रारंभिक ऊर्जा थी गतिज ऊर्जा के रूप में, वही ऊर्जा यहां पर स्थितिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। अर्थात पिंड की ऊर्जा नियत रहेगी, तो इस ऊंचाई में भी पिंड पर संचित ऊर्जा हम ये हाफ mu स्क्वायर करके भी निकाल सकते हैं और mgh करके भी निकाल सकते हैं। तो mgh देखिए यहां पर 100 ग्राम दिया गया है, तो 100 ग्राम मतलब 0.1 किलोग्राम, 1000 का भाग देके इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लें, तो ये 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु है। गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 है और जिस ऊंचाई पर वस्तु है वो 20 है, और ये यहाँ पर 200 और 0.1 से गुणा, तो ये 20 जूल ऊर्जा पिंड में रहने वाली है। क्लियर बेटा? तो इस ऊंचाई पर जब पिंड पहुंचेगा तो इसकी ऊर्जा देखिए, प्रारंभ में भी इसके पास 20 जूल ऊर्जा है और अंत में भी इसके पास 20 जूल ऊर्जा ही रहेगी। तो आप यहां पर गणना हाफ mu स्क्वायर से भी कर सकते हैं और mgh से भी कर सकते हैं। प्रश्न को अच्छे से देख लें बेटा, कंसेप्ट को क्लियर कर लें। इसके बाद देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। इसके बाद देखेंगे अपना अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखें, वीडियो को अंत तक देखें। क्लियर बेटा? क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, वीडियो को अंत तक देखें। इसके बाद देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 5। यहां पर 0.2 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड को 10 मीटर प्रति सेकंड की प्रारंभिक चाल से पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधरता ऊपर की ओर फेंका गया। गणना करना है हमको पिंड की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। देखिए बेटा, जीरो 0.2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड है, तो द्रव्यमान दिया है 0.2 किलोग्राम, और इसकी जो प्रारंभिक चाल है u वो दी गई है 10 मीटर प्रति सेकेंड, और पिंड को पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधरता ऊपर की ओर फेंका गया है। हमको प्रारंभ में पिंड की गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, k इनिशियल इज वाट नंबर सेकेंड। अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, तो अधिकतम ऊंचाई पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा अर्थात स्थितिज ऊर्जा u फाइनल इज वाट। पृथ्वी तल से 2.5 मीटर की ऊंचाई पर पिंड की गतिज ऊर्जा, पृथ्वी तल से 2.5 मीटर की ऊंचाई पर पिंड की गतिज ऊर्जा, तो पृथ्वी तल से जब, तो गतिज ऊर्जा निकालनी है k, निकालनी है एट 2.5 मीटर, एट 2.5 मीटर। तो पहला प्रश्न देखते हैं बेटा, यहां पर जो गतिज ऊर्जा है, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, वो k इनिशियल, उसको कर देते हैं हाफ m u स्क्वायर
1/2 m का मान कितना है 0.2 और प्रारंभ में वेग कितना है 10 मीटर पर सेकंड, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे। के इनिशियल 0.2 में 2 का भाग लगाएंगे 0.1 आएगा, 10 का वर्ग करेंगे ये 100 हो जाएगा। तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा जो बनी हमारी वो 10 जूल बनी। क्लियर बेटा, जो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है वो हमारी कितनी है 10 जूल है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा। तो पिंड किस अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचेगा, तो उस अधिकतम ऊंचाई को ज्ञात कर लेते हैं सबसे पहले नंबर सेकेंड। तो देखिए पिंड की प्रारंभ में जो गतिज ऊर्जा है और पिंड जब अंत में अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचेगा, तो अधिकतम ऊंचाई पर पिंड का जो अंतिम वेग होगा वो 0 होगा। प्रारंभ में जो पिंड का वेग है वो u बराबर 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। तो जब पिंड अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचेगा तो पिंड का वहां अंतिम वेग कितना हो जाएगा v बराबर 0। अंतिम वेग कितना हो जाएगा v बराबर 0 हो जाएगा। क्लियर। तो अगर यहां पर हम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से देखना चाहें, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से तो प्रारंभ में पिंड के अंदर केवल गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा 0 है। प्रारंभ में कुल ऊर्जा बराबर अंत में कुल गतिज ऊर्जा प्लस अंत में कुल स्थितिज ऊर्जा। तो K इनिशियल प्लस U इनिशियल इज इक्वल टू K फाइनल प्लस U फाइनल। तो प्रारंभ में पिंड के पास 10 जूल की गतिज ऊर्जा है। चूंकि पिंड पृथ्वी तल पर है तो इसलिए प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा इसकी 0। पृथ्वी तल पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा को 0 मान रहे हैं यहां। अब जब पिंड हमारा अधिकतम ऊंचाई बिंदु पर पहुंचा है तो इसके अंदर जो गतिज ऊर्जा है वो K फाइनल वो हो जाएगी 0, क्योंकि अधिकतम ऊंचाई पर पिंड का जो वेग है वो 0 है। तो K फाइनल जो हमारा निकलेगा वो हाफ m v स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m 0 का वर्ग। ये चीज वही हो जाएगी 0, क्योंकि अधिकतम ऊंचाई बिंदु पर पिंड का जो वेग होने वाला है वो 0 होने वाला है। और अब UF अधिकतम ऊंचाई बिंदु पर पिंड की जो स्थितिज ऊर्जा है वो हमको ज्ञात करनी है UF। तो UF बराबर कितनी आ गई 10 जूल। नंबर 3 वाले पॉइंट में देख लेते हैं बेटा, नंबर 3 पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं यहां पर। नंबर 3 पॉइंट में क्या है, नंबर 3 पॉइंट में कह रहा है कि जब पिंड पृथ्वी तल से 2.5 मीटर की ऊंचाई पर होगा, स्मॉल h बराबर 2.5 मीटर की ऊंचाई पर होगा, तो पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो इसके लिए देखिए प्रारंभ में जो वेग दिया है वो हमारा 10 मीटर पर सेकेंड है, प्रति सेकेंड है। और जो अंत में वेग होगा वो यहां निकालना है अंत में, अर्थात कब, जब पिंड पृथ्वी तल से 0.5 मीटर की ऊंचाई पर होगा। क्लियर। तो बेटा यहां पर लगा देते हैं गति का तृतीय समीकरण v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू प्रारंभिक वेग है 10 का वर्ग माइनस 2 गुणे, यहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 दिया है और h 2.5। v स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया हमारा 100 माइनस 25 दूना 50, ये 25 दूना 50 एक अंक बाद 0.5 और 10 पचे 50। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया हमारा 50। तो 50 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर ये वेग के वर्ग का मान। क्लियर। तो
तो अब पिंड की पृथ्वी तल से जब पिंड 2.5 मीटर की ऊंचाई पर है तो पिंड की गतिज ऊर्जा देखनी है। तो k एट h इज इक्वल टू 2.5 मीटर हाइट, वो बनी यहां पर हाफ mv²। हाफ m की वैल्यू कितनी बेटा 0.2, और वेग के वर्ग का मान कितना आया 50, तो ये हुआ 0.1 गुणे 50 अर्थात 5 जूल। तो जब पिंड पृथ्वी तल से 2.5 मीटर की हाइट पर होगा तो उस स्थिति में जो पिंड की गतिज ऊर्जा होगी वो 5 जूल रहने वाली है। ये यहां पर आंसर। तो बेटा इस तरीके से पिंड की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा निकाल ली गई, ठीक है, हाफ mv² फार्मूले से। अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा, तो प्रारंभ में पिंड में जो गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, उनका योग अंत में अधिकतम ऊंचाई बिंदु पर पिंड की जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा होगी उनके योग के बराबर होगा ऊर्जा संरक्षक सिद्धांत से। प्रारंभ में गतिज ऊर्जा 10 जूल थी, स्थितिज ऊर्जा 0 थी, अंत में गतिज ऊर्जा 0 है और जो स्थितिज ऊर्जा है वो 10 जूल ही रहने वाली। इसके बाद तीसरे वाले पॉइंट में यहां पर यह देखना था कि जब पिंड पृथ्वी तल से 2.5 मीटर की ऊंचाई पर होगा तो पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो उसके लिए पहले हमको कैलकुलेट करना था कि 2.5 मीटर की हाइट पर पहुंचते पहुंचते पिंड का वेग कितना शेष रह जाएगा। तो यहां पर वेग हो गया पिंड का √50 मीटर पर सेकंड और वेग का वर्ग 50 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी सहायता से हमने 2.5 मीटर की हाइट पर पिंड की गतिज ऊर्जा को ज्ञात कर लिया है। ठीक है बेटा, तो अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। ये 55 किलोग्राम का व्यक्ति है, एक व्यक्ति है जो 55 किलोग्राम का है, एक व्यक्ति है जो 55 किलोग्राम का है, एक व्यक्ति है जो 55 किलोग्राम का है। ठीक है, ये 55 किलोग्राम का एक व्यक्ति है और अपने सिर पर 20 किलोग्राम का भार रखे हुए। इसके सिर पर जो है एक 20 किलोग्राम का भार रख दिया जाता है। इसके सिर पर जो है एक 20 किलोग्राम का भार रख दिया जाता है। ठीक है, उसके द्वारा गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कृत कार्य की गणना करनी है। तो इस पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लग रहा है mg। क्लियर। और गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कृत कार्य करना है, कार्य की गणना हमको करनी है। यदि वह 20 मीटर की दूरी तय करता है एक क्षैतिज समतल सड़क पर, तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, जब ये व्यक्ति क्षैतिज समतल सड़क पर गति करेगा तो जो भार है वो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है, क्लियर mg। और जो इसका विस्थापन होगा वेक्टर s, वो सदैव गुरुत्वाकर्षण बल से 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो चूंकि बल और विस्थापन परस्पर विपरीत हैं, इसलिए 55 किलोग्राम के व्यक्ति ने जो अपने सिर पर 20 किलोग्राम का भार रखा है और उसके द्वारा गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कृत कार्य की गणना करनी है। यदि वह 20 मीटर की दूरी तय करता है एक क्षैतिज सड़क पर, तो क्षैतिज सड़क पर व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा क्योंकि बल एवं विस्थापन परस्पर लंबवत है। क्लियर। बल और विस्थापन परस्पर लंबवत हैं
और अगर बल और विस्थापन परस्पर लंबवत होते हैं तो किया गया कार्य कितना होता है, W इक्वल टू एफ एस कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू होगी 0, इसलिए किया गया कार्य यहां पर 0। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर यही व्यक्ति इस 20 किलोग्राम के भार को रखकर एक आनत तल पर जिसका क्षैतिज से झुकाव कोण थीटा बराबर कास इनवर्स 1/5 है उस पर गति करता है, 20 मीटर की दूरी उस पर तय करता है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है इस क्वेश्चन का सेकेंड नंबर, उसको देखते हैं कि भाई अब यहां पर एक आनत तल है, एक यहां पर आनत तल है, ठीक है, एक यहां आनत तल है, ये एक आनत तल है इस तरीके से, और इस आनत तल पर 20 मीटर की दूरी ये व्यक्ति तय कर रहा है। इस आनत तल पर ये व्यक्ति, पहले तो इसका जो है थीटा दिया है कॉस इनवर्स 1/5, थीटा गिवन है कॉस इनवर्स 1/5, क्लियर। तो कॉस थीटा की वैल्यू जो आ जाएगी वो हो गई 1/5। अब व्यक्ति इसमें 20 मीटर का विस्थापन इस आनत तल पर तय करता है, 20 मीटर का विस्थापन इस आनत तल पर तय करता है, ठीक है। तो यहां पर जो थीटा है वो गिवन है हमको, तो हमको ये h निकालना है कि वो ऊर्ध्वाधर दिशा में जो विस्थापन तय करता है, चूंकि उस पर पृथ्वी के द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो किस दिशा की ओर लगेगा, इस व्यक्ति पर जो अपने सर पर एक बोझ भी रखे हैं, ये एक बोझ रखे हैं, तो इस पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लग रहा है, mg, क्लियर। अब ये व्यक्ति जब यहां से यहां पहुंचेगा, ठीक है, तो इसके द्वारा बल की ही दिशा में जो विस्थापन होगा वो s का घटक होगा, s का एक घटक होगा, वो होगा s साइन थीटा, क्लियर। s का घटक होगा s साइन थीटा, तो यहां पर s साइन थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू दी गई है, कॉस थीटा मतलब आधार बटे कोण, ठीक है, आधार बटे कोण, तो आधार की वैल्यू दी गई है कोण की। तो इससे हम सबसे पहले तो हमें निकालना है साइन थीटा की वैल्यू, अर्थात लंब बटे कोण निकालना है। तो आधार मान लेते हैं यहां पर 1 और कोण मान लेते हैं यहां पर 5। एक्चुअल में हमको इसको 1x और 5x मानना चाहिए, लेकिन 1 और 5 मानने से भी क्वेश्चन जो है हमारा सही रहेगा। तो लंब जो होगा, लंब का स्क्वायर बराबर कोण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय। तो लंब का स्क्वायर, तो लंब की वैल्यू निकालनी है, ये हमारा बना जाके अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो लंब बना जाके हमारा ये यहां पर कोण, सॉरी यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये थोड़ा सा गलत हो गया, अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये अंडर रूट 24 आ रहा है लंब की वैल्यू, लंब की वैल्यू अंडर रूट 24 आ रही, ठीक है। तो S आनत तल पर जो इसने, आनत तल पर जिसका क्षैतिज से झुकाव कोण थीटा बराबर cos इनवर्स 1/5, आनत तल पर इसने 20 मीटर की दूरी तय की। इस आनत तल पर, इस झुके हुए क्षैतिज से थीटा बराबर
cos इनवर्स 1/5 कोण पर झुके हुए आनत तल पर जो ये गति तय कर रहा है वो 20 मीटर आनत तल पर इसका विस्थापन है। तो अब यहां पर जो इसका कुल विस्थापन बना, ठीक है, तो बल की दिशा में विस्थापन जो होगा, बल की ही दिशा में विस्थापन अर्थात इस गुरुत्वाकर्षण बल के विरोध में जो विस्थापन होगा वो बना s साइन थीटा, और जो s साइन थीटा की वैल्यू हुई s साइन थीटा, तो 20 इंटू साइन थीटा की वैल्यू लंब बटे काण होगी। साइन थीटा जो आएगा यहां पर वो लंब बटे काण आएगा, लंब बटे काण। तो लंब का मान कितना है, लंब का मान कितना है यहां पर √24, और कर्ण कितना है 5, तो ये √24/5, तो ये कुछ इस तरीके से 4√24, ठीक है। इसको और सॉल्व कर सकते हैं, तो ये बनेगा हमारा 4 × 24, 1 2 बाहर आ जाएगा, 2√6, तो 8√6, क्लियर। तो ये बल की दिशा में विस्थापन रहेगा, और किया गया कार्य जो आएगा, कार्य बनेगा यहां पर जो भार है mg वो नीचे की ओर लग रहा है, 55 किलोग्राम के अपने सिर पर 20 किलोग्राम का भार रखे हुए उसके द्वारा गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कृत कार्य की गणना करनी है। वह 20 मीटर की दूरी तय करे एक ऐसे आनत तल पर जिसका क्षैतिज से झुकाव कोण थीटा बराबर cos इनवर्स 1/5 है, ठीक है। तो बेटा यहां पर आपको जो है कार्य ज्ञात करनी है, तो गुरुत्वाकर्षण बल mg, ठीक है, और गुणे विस्थापन जो बना आपका s साइन थीटा, s की वैल्यू 8√6। अब व्यक्ति अपने ही भार के विरोध में भी कार्य करेगा और जो अपने सिर पर रखे उसके विरोध पर भी कार्य करेगा। तो यहां पर 50 + 20 इंटू गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 गुणे 8√6। देखो जिस हिसाब से प्रश्न दिया है इस प्रश्न का यही हल होना चाहिए कि 55 किलोग्राम का व्यक्ति अपने सिर पर 20 किलोग्राम का भार रखे हुए उसके द्वारा गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कृत कार्य की गणना करनी है। यदि वह 20 मीटर की दूरी तय करे एक क्षैतिज सड़क पर और एक ऐसे आनत तल पर जिसका क्षैतिज से झुकाव कोण थीटा बराबर cos इनवर्स, तो ये जो भाग है हमने ये सेकेंड वाले में लगाया, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और जो इसका आंसर आएगा वो आप जूल में रख देंगे, ठीक है। तो W बराबर जो भी आंसर आए इसको आप सॉल्व करिएगा। ये सॉरी यहां पर 55 किलोग्राम कर दीजिएगा, ये 55 किलोग्राम का व्यक्ति है और 20 किलोग्राम भार रखे अपने सर पर, तो इसको पूरा हल करके आप उत्तर इसको जूल में लिखिएगा इस तरीके से, क्लियर। चलिए देखते हैं बेटा अब अपना अगला क्वेश्चन। सिंपल है ये, किसी मोटर पंप की सामर्थ्य दी गई है 2 किलोवाट। इस पंप द्वारा 10 मीटर ऊंचाई पर स्थित टंकी में प्रति मिनट कितना जल चढ़ाया जा सकता है। तो किसी मोटर पंप की सामर्थ्य दी गई है, मोटर पंप की सामर्थ्य दी गई है, मोटर पंप की सामर्थ्य दी गई है P बराबर 10 किलोवाट, 10 किलोवाट, ठीक है। इस पंप द्वारा 10 मीटर ऊंचाई पर स्थित टंकी में प्रति मिनट कितना जल चढ़ाया जा सकता है। तो H बराबर 10 मीटर, ठीक है।
कितना जल चढ़ाया जा सकता है, तो हमको उस द्रव्यमान का मान ज्ञात करना है और जी का मान प्रश्न में दिया गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कितना जल चढ़ाया जा सकता है, तो यहां पर समय भी दिया गया है प्रति मिनट, t बराबर 1 मिनट में अर्थात 60 सेकंड। 60 सेकंड। तो बच्चों मोटर द्वारा जल को चढ़ाने में गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य, तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य कितना होगा, तो देखिए गुरुत्वाकर्षण बल है mg, तो जल को चढ़ाने में इसके विरोध में इतना ही बल ऊपर की ओर लगाना होगा। गुरुत्वाकर्षण बल ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगा, तो जल को चढ़ाने पर इतना ही बल मोटर द्वारा जल पर ऊपर की ओर लगाना होगा। mg गुणे h, ऊंचाई दी गई है 10 मीटर ऊंचाई तक चढ़ाना है, और मोटर द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर है, शक्ति गुणे समय। मोटर द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होगा, शक्ति गुणे समय के, चूंकि कार्य बराबर शक्ति गुणे समय भी होता है, तो यहां पर ये जो कार्य है mgh, वो मोटर की सामर्थ्य गुणे समय हो जाएगा। ठीक है, मोटर की सामर्थ्य कितनी है 10 किलोवाट, 10 गुणे 10 की घात 3 वाट। ठीक है, और समय कितना लगा है, t बराबर 1 मिनट अर्थात 60 सेकंड, और द्रव्यमान जो चढ़ाया जाएगा उसकी गणना करनी है, और जो गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया है वो 10 दिया है, और जो ऊंचाई दी गई है वो 10 मीटर दी गई। 10 मीटर में आपको जल को चढ़ाना है। क्लियर? तो भाई यहां पर m बराबर जो आएगा 6 गुणे 10 की घात 4 और बटे में 10 की घात 2। तो जो m का मान है वो निकल रहा है 600 किलोग्राम। बेटा एक मिनट, यहां पर हमने जो मोटर की सामर्थ्य ले ली है वो 10 किलोवाट ले ली है, लेकिन क्वेश्चन में जो गिवन है ये, यहाँ क्वेश्चन में 2 किलोवाट गिवन है, तो यहां पर ये 2 किलोवाट रखा जाएगा। तो ये जो आपने 10 किलोवाट यहां रख दिया है वो भी यहां 2 किलोवाट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो बनेगा, एक बार फिर से कैलकुलेट कर देते हैं। m बराबर 6 दूनी 12 गुणे 10 की घात 4 और बटे में 10 की घात 2, तो ये कुछ आपका 1200 किलोग्राम जल होगा जो मोटर चढ़ाएगी। कितने मिनट में? 1 मिनट में। कुछ आपका 1200 किलोग्राम के आसपास जल होगा जो मोटर चढ़ाएगी 1 मिनट में। तो मोटर की शक्ति हमने 2 गुणे 10 की घात 3 रखी और समय 60 सेकंड रखा है, और ये जो द्रव्यमान मोटर के द्वारा चढ़ाया जाएगा और गुरुत्वीय त्वरण और गुणे जिस ऊंचाई तक जल को चढ़ाना है, तो m बराबर 1200 किलोग्राम। क्लियर बेटा? देख लीजिए इस क्वेश्चन को अच्छे से आप मन लगाकर पढ़ें, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। सभी क्वेश्चन करेंगे 1 बाय 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एक व्यक्ति एक रोलर को क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण पर 20 किलोग्राम भार का बल लगाकर खींच रहा है।
यदि व्यक्ति रोलर को 1 मिनट में 10 मीटर की दूरी तक खींच सके तो व्यक्ति द्वारा लगाई गई शक्ति का परिकलन कीजिए। तो देखो ये एक रोलर है, एक रोलर है, ठीक है, और इस रोलर को व्यक्ति जो है, इस रोलर को व्यक्ति 36 से 60 डिग्री के कोण पर, तो क्षैतिज दिशा से 60 डिग्री के कोण पर जिस बल के द्वारा खींच रहा है वो बल है F बराबर 20 किलोग्राम भार, 20 किलोग्राम भार, ठीक है, इतने बल से खींच रहा है। सबसे पहले बेटा 20 किलोग्राम भार को हम बदल देते हैं न्यूटन में, तो 20 केजी वेट को कन्वर्ट करेंगे जब न्यूटन में तो जी का गुणा करा देंगे, ये हो जाएगा 20 गुणे जी, और जी का मान दे रखा है 10, तो ये हो गया 200 न्यूटन का बल। तो अगर केजी वेट में बल दिया है तो उसको न्यूटन में बदलने के लिए स्मॉल जी का गुणा करा देते हैं। बल लगाकर खींच रहा है, यदि व्यक्ति रोलर को 1 मिनट में 10 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर दे तो जो यहाँ पर रोलर का विस्थापन है इस दिशा की ओर वो वेक्टर S बराबर क्षैतिज दिशा में 10 मीटर है, 10 मीटर है। तो व्यक्ति द्वारा लगाई गई शक्ति, तो पहले किया गया कार्य निकाल लेते हैं और जो समय दिया गया है हमको यहाँ पर, ठीक है, तो समय दिया गया है t बराबर, ये जो हुआ कार्य ये 1 मिनट का है, इतना विस्थापन 1 मिनट का है, तो 1 मिनट का विस्थापन, तो 1 मिनट में किया गया कार्य निकाल लेंगे, 60 सेकंड में किया गया कार्य निकल आएगा। तो कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की ही दिशा में विस्थापन, इट मीन्स Fs cos थीटा, और यहां पर जो बल की दिशा में विस्थापन दिया गया है, जो F का मान है वो है हमारे पास 200 न्यूटन, और जो विस्थापन है 10 मीटर, लेकिन ये विस्थापन बल से 60 डिग्री के कोण पर है, तो यहाँ पर cos 60 भी कर देंगे, तो ये बन गया पूरा 2000 और cos 60 की वैल्यू 1/2। तो कार्य जो किया वो कार्य हो गया, जो कार्य है वो W बराबर 1000 जूल है, और जो शक्ति होती है वो कार्य में समय का भाग देने से, t समय में किया गया कार्य W है तो एकांक समय में W/T, तो W है 1000, जो ये कार्य हो रहा है वो 60 सेकंड में हो रहा है, तो जो P बराबर बनेगा वो 100/6 हो जाएगा, तो P का भाग 100 में दे देंगे, 100 में 6 का भाग देंगे, तो 6 1 कम 6 बचा 4, 6 6 36 बचा 4, तो 6 7, इतने वाट की शक्ति जो है वो, इतने वाट की शक्ति जो है वो लगाई जा रही है यहाँ पर, इतने वाट की शक्ति जो है वो है। क्लियर? इतने जूल प्रति सेकंड कह दें किए गए कार्य को, जूल प्रति सेकंड अर्थात वाट। तो एक व्यक्ति एक रोलर को 36 से 60 डिग्री के कोण पर 20 किलोग्राम भार का बल लगाकर खींच रहा है। यदि व्यक्ति रोलर को 1 मिनट में 10 मीटर की दूरी तक खींच सकता है तो व्यक्ति द्वारा लगाई गई शक्ति का परिकलन कीजिए। तो व्यक्ति द्वारा लगाई गई शक्ति जो है 16.67 वाट है। क्लियर? देखते हैं अगला क्वेश्चन। विराम में स्थित एक 2 किलोग्राम की वस्तु 30 न्यूटन बल के प्रभाव में 3 मीटर की दूरी तय करती है। पुनः बल का परिमाण घटाकर 15 न्यूटन कर दिया जाता है, परंतु दिशा पूर्ववत रहती है। अब इस बल के प्रभाव में वस्तु 2 मीटर की दूरी तय करती है। वस्तु की अंतिम गतिज ऊर्जा का परिकलन कीजिए। देखिए बेटा, वस्तु की अंतिम गतिज ऊर्जा का परिकलन कीजिए। तो पहले विराम में एक वस्तु रखी है। ये वस्तु प्रारंभ में क्या कैसे है? विराम में है।
तो इसका प्रारंभिक वेग क्या बना, इसका प्रारंभिक वेग u बराबर है 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, प्रारंभ में विराम में है। अब इस पर 30 न्यूटन का बल लगाकर इसे 3 मीटर की दूरी तक तय करता है ये। तो इस पर हम एक बल लगाते हैं 30 न्यूटन का, F बराबर 30 न्यूटन का बल लगता है। वस्तु का द्रव्यमान दिया गया था m बराबर 2 किलोग्राम, जिसके कारण ये F1 बल है। तो इसके कारण वस्तु में एक त्वरण उत्पन्न होगा। अब जो वस्तु विस्थापन तय करती है इसी दिशा में, वस्तु का जो विस्थापन तय होता है, जब वस्तु यहां से यहां पहुंचेगी हमारी, तो वस्तु द्वारा जो तय विस्थापन है, वस्तु द्वारा जो तय विस्थापन है वो दिया गया है। वस्तु द्वारा तय विस्थापन यहां पर वो दिया गया है S1 बराबर 3 मीटर। क्लियर? तो वस्तु का इस स्थिति में पहुंचने पर वेग क्या होगा, पहले उसकी गणना कर लेते हैं, क्योंकि हमें वस्तु की अंतिम गतिज ऊर्जा निकालनी है। तो वस्तु का अंतिम वेग जब हमें प्राप्त हो जाएगा तो वस्तु की अंतिम गतिज ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। क्लियर? एक तो ऐसे भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, और एक तरीका ये भी था कि जो वस्तु में पहले कार्य हुआ वो 30 गुणे 3, और जो वस्तु में बाद में काम हुआ वो 15 गुणे 30। तो इसको हम लोग कार्य ऊर्जा प्रमेय से ही करते हैं। वस्तु में किया गया कुल कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में हुए परिवर्तन के बराबर होगा। क्लियर? तो हमें ये आसान हो जाएगा क्वेश्चन। इसके बाद अब वस्तु में जो बल लगाया जा रहा है वो F1 बराबर 15, F2 बराबर 15 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। दिशा वही रहती है, 15 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। और अब वस्तु जो है 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित होती इस बल के द्वारा। वस्तु 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित होती है इस बल के द्वारा। ये वस्तु जो है हमारी 2 मीटर दूरी तक विस्थापित होती है इस बल के द्वारा। तो अब जो विस्थापन है वो 2 मीटर है, पहले का विस्थापन। अब S2 बराबर 2 मीटर। क्लियर? तो वस्तु में किया गया कुल कार्य, हमें वस्तु की अंतिम गतिज ऊर्जा निकालनी है। तो वस्तु में किया गया कुल कार्य, वस्तु में बाह्य बल द्वारा किया गया कुल कार्य बराबर वस्तु की गतिज ऊर्जा में हुआ परिवर्तन। वस्तु की गतिज ऊर्जा में हुआ परिवर्तन, वस्तु की गतिज ऊर्जा में हुआ परिवर्तन। तो वस्तु की अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस वस्तु की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। यहां पर कार्य 2 बार हो रहा है। एक बार जब इस पर 30 न्यूटन के बल द्वारा कार्य किया गया तो ये F1 इंटू S1, और प्लस जब इसमें 15 न्यूटन का बल लगा और विस्थापन तय हुआ S2, तो किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में हुए कुल परिवर्तन के बराबर। तो 30 गुणे 3 धन 15 गुणे 2 और बराबर अंतिम गतिज ऊर्जा हमको ज्ञात करनी है। और जो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा दी गई है वो कितनी है? प्रारंभ में वस्तु विराम में है, तो वस्तु की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा क्या है? इक्वल टू हाफ mu स्क्वायर। चूंकि u का मान 0 इसलिए प्रारंभिक गतिज ऊर्जा इसकी 0 रहने वाली होगी। तो वस्तु की जो अंतिम गतिज ऊर्जा आई के फाइनल, F मीन्स फाइनल मतलब अंतिम, और I मीन्स इनिशियल मतलब प्रारंभिक। तो के फाइनल जो बनी 30 क्या 90, 15 दूना 30, 120 जूल। इस तरीके से अगर कार्य ऊर्जा प्रमेय से इस क्वेश्चन को करते हैं तो यह आसान रहता है। और अगर इसमें हम यहां पर निकालना चाहे तो पहले वस्तु का त्वरण निकालेंगे,
फिर वस्तु का यहाँ पर अंतिम वेग निकालेंगे, फिर उसको प्रारंभिक वेग मान कर 15 न्यूटन के द्वारा वस्तु में क्या त्वरण पैदा होगा, फिर 2 मीटर विस्थापन, वस्तु का क्या अंतिम वेग होगा, फिर अंतिम वेग के बाद हम हाफ mv² करके भी वस्तु की गतिज ऊर्जा को ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन कार्य ऊर्जा प्रमेय की सहायता से आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है बेटा, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, जो है हमारा प्रश्न संख्या 10। एक मनुष्य का हृदय है जो प्रति मिनट 4 × 10³ मीटर क्यूब रक्त धमनियों के माध्यम से 0.13 मीटर रक्तचाप ब्लड प्रेशर पर शरीर के विभिन्न हिस्सों पर संचरित करता है। इस प्रक्रिया को सतत बनाए रखने के लिए हृदय द्वारा उत्पन्न की सामर्थ्य की गणना अश्व शक्ति में कीजिए। तो देखिए बच्चों, यहां पर जो है हमको सबसे पहले ब्लड का प्रेशर दिया गया है। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर कितना है, रक्त का दाब वो दिया गया है P बराबर 0.13 मीटर रक्त स्तंभ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ P = ρgH से हम लोग रक्त का दाब निकाल सकते हैं। तो P बराबर रो की वैल्यू कितनी है, रक्त का जो घनत्व दिया गया है वो यहां दिया गया है, वो है 1.03। ये रो रक्त का घनत्व, जी गुरुत्वीय त्वरण है, और H रक्त को जिस ऊंचाई तक पहुंचाया गया, मतलब जितनी ऊंचाई का रक्त स्तंभ, तो 0.13 ऊंचाई के रक्त स्तंभ द्वारा रक्त के दाब को प्रदर्शित किया गया। तो 1.03 × 10³ गुणे जी का मान 9.8 गुणे जो ऊंचाई यहां पर दी गई 0.13, तो ये न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में रक्त के दाब को हमने कैलकुलेट कर लिया। पहले जो रक्त का दाब था वो रक्त स्तंभ के पदों में दिया गया था, रक्तचाप के रूप में दिया गया था, तो उसको हमने न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद वो कह रहा है कि एक मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितने आयतन, जो रक्त का आयतन दिया गया, रक्त का आयतन वो V बराबर दिया गया है 4 × 10³ मीटर क्यूब। क्लियर? तो जो हृदय द्वारा किया गया कार्य है, हृदय द्वारा किया गया कार्य, अब देखो बच्चों, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, और जो बल होता है वो दाब गुणे क्षेत्रफल होता है, और क्षेत्रफल गुणे लंबाई ये आयतन बनता है। तो जितना रक्त का आयतन दिया गया है, जो आयतन रक्त का वह आयतन जो धमनियों के द्वारा हृदय शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है, तो वो आयतन यहां पर A × S बन रहा है। अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल गुणे रक्त का विस्थापन। तो ये इस तरीके से A × S वाले पार्ट को हम आयतन कह देंगे, तो P × V। तो हृदय द्वारा रक्त को धमनियों के माध्यम से शरीर में संचारित करने में जो किया गया कार्य है वो रक्त का दाब गुणे रक्त का आयतन होगा। तो जिस दाब पर रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाया जा रहा है वो दाब क्या है, 1.03 गुणे 9.8 गुणे 0.13, और कितने रक्त को पहुंचाया जा रहा है, 4 × 10⁻³ मीटर क्यूब। क्लियर? अब इसके बाद बच्चों, ये वो पूरा कार्य है जो रक्त द्वारा किया जा रहा है, और यह कार्य कितने समय में किया जा रहा है,
तो एक मनुष्य का हृदय प्रति मिनट, तो समय का मान दिया गया है 60 सेकंड या 1 मिनट। समय t दिया है 60 सेकंड, ठीक है। तो अब जो शक्ति निकली, हृदय की शक्ति जो निकली, हृदय की शक्ति वो P बराबर होगा W अपॉन टी, W अपॉन टी। तो W का मान यहां पर आया है हमारा 1.03 गुणे 9.8 गुणे 0.13 गुणे 4 गुणे 10 की घात ऋण 3 और समय है 60 सेकंड। बच्चों अभी जो ये आएगा आपका शक्ति हृदय की वो वाट में आएगी, और जो हमें उत्तर देना है वो अश्व शक्ति में देनी है। तो वाट वाली शक्ति में अगर 746 का भाग दे देंगे तो हृदय की शक्ति अश्व शक्ति में आ जाएगी। हृदय की अश्व शक्ति में, हृदय की शक्ति अश्व शक्ति के पदों में हमको निकालनी है। तो हम यहां पर 1.03 गुणे 9.8 गुणे 0.13 गुणे 4 गुणे 10 की घात ऋण 3 बटे 60 और 746 का और भाग दे देंगे, क्योंकि 746 वाट में एक अश्व शक्ति होती, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट प्रश्न में भी दिया गया है। तो यहां पर यह शक्ति हमारी अश्व शक्ति है। बच्चों इसको कैलकुलेट करके इसका आंसर कमेंट में जरूर भेजें हमें। तो आप सभी को इसको सॉल्व करना है और इसका जो आंसर है वो कमेंट करना है। तो इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। एक बार ये देख लीजिए आप अच्छे से कि रक्त चाप जो दिया गया था उससे हमने रक्त का दाब निकाला, रक्त का आयतन जो संचारित हो रहा था, और हृदय द्वारा रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाने में जो कार्य किया गया है 1 मिनट में, वो रक्त का दाब और आयतन के गुणनफल के बराबर होगा। और समय दिया गया था, हृदय की शक्ति P बराबर W अपॉन T से निकाल ली, हृदय की शक्ति अश्व शक्ति में निकालने के लिए 746 का भाग दे दिया। ठीक है बेटा, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है 0.2 किलोग्राम की एक गेंद जो कि 1 मीटर लंबे एक अवितान्य धागे के द्वारा एक दृढ़ आधार से ऊर्ध्वाधर अवस्था में लटक रही। यदि गेंद को बल लगाकर एक ऐसी स्थिति में ले जाया जाए जहां धागा ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री का कोण बनाने लगे, तो इस प्रक्रिया में गुरुत्व बल के विरुद्ध कृत कार्य की गणना कीजिए। अब यदि गेंद को इस स्थिति से मुक्त कर दिया जाए तो जब वह न्यूनतम बिंदु से गुजरेगी उस क्षण वेग क्या होगा। तो देखिए बच्चों, यहां पर आप ध्यान से देखें, ये 1 मिनट, ठीक है, इसी का यूज करते हैं, इसको हटाते हैं, इसका यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं। ये सबसे पहले ऊर्ध्वाधर से लटक रहा है ना, तो ऊर्ध्वाधर मतलब 90 डिग्री, 36 से 90 डिग्री के कोण पर, ठीक है, 36 से 90 डिग्री के कोण पर। ठीक, अब ये जो है हमारा क्लियर हो गया। अभी इसको करते हैं दूर, और इससे जो है यहां से एक गेंद लटक रही है, ये दृढ़ आधार से एक गेंद लटक रही है, 0.2 किलोग्राम की एक गेंद जो कि 1 मीटर लंबी। तो इस धागे की जो लंबाई है वो 1 मीटर है। धागे की लंबाई कितनी है? 1 मीटर है, ठीक है। यहां पर एक गेंद लटक रही है, ये एक गेंद लटक रही है, यहां पर ये एक गेंद लटक रही है यहां पर। तो अभी जो है ये क्षैतिज है, यहां पर हम स्थितिज ऊर्जा को शून्य मानते हैं। अब इसके बाद में हम इस गेंद को जो है यहां से 30 डिग्री के कोण पर, ये देखिए ध्यान से, ये जो गेंद है इस गेंद को यहां से
अब इस गेंद को हम यहां से जो है ना 30 डिग्री के कोण पर ले जाएंगे, तो इधर साइड ले गए तो ये 30 डिग्री का कोण ये बना हमारा। क्लियर? इस गेंद को यहां से हम 30 डिग्री के कोण पर ले गए, ये 30 डिग्री के कोण पर हम इस गेंद को ले गए, यहां से इस गेंद को 30 डिग्री के कोण पर ये ले गए। तीस डिग्री के कोण पर इस गेंद को ले गए। ओहो, पुनः इसे जो है बनाते हैं। ठीक है, यहां से इस गेंद को हम 30 डिग्री के कोण पर ले गए, इसे 30 डिग्री के कोण पर ले गए। ठीक, ये टिक करना भूल गए थे, इसे 30 डिग्री के कोण पर ले गए। अब इसको हटा देते हैं। 30 डिग्री के कोण पर यहां पर गेंद आ गई। अब ये जो गेंद है हमारी वो यहां पहुंची, ये गेंद हमारी यहां पहुंच गई। ठीक है, तो ये कोण जो गिवन है वो आपको 30 डिग्री गिवन। 0.2 किलोग्राम की एक गेंद जो कि 1 मीटर लंबी एक अभितान्य धागे के द्वारा, तो ये लंबाई तो 1 मीटर है। क्लियर? ये वाली लंबाई 1 मीटर। लेकिन आप देखिए यहां पर हमने प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा गेंद की यहां पर 0 मानी, लेकिन यहां पर जो गेंद है वो कुछ h ऊंचाई तक पहुंच गई है। क्लियर? ये तो यहां पर गेंद की स्थितिज ऊर्जा U फाइनल वो कितनी है वो हम लोग अभी देखेंगे। यदि गेंद को बल लगाकर एक ऐसी स्थिति में ले जाए जहां धागा ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री कोण बनाने लगे, तो इस प्रक्रिया में गुरुत्व बल के विरुद्ध कृत कार्य की गणना कीजिए। तो गुरुत्व बल के विरुद्ध कृत कार्य की गणना मतलब गेंद को यहां से यहां ले गए। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। तो सबसे पहले हमको ये जो h की वैल्यू पहले ये फाइंड आउट कर लेनी चाहिए। गेंद को ऊर्ध्वाधर दिशा में कितना विस्थापन किया, विस्थापित किया। तो गेंद का ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन, ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन कितना हुआ। पहले भाग में जब गेंद को हम 30 डिग्री विस्थापित करेंगे तो गेंद क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर दिशा में कितने मीटर विस्थापित हुई, ठीक है, उसको निकालना है। तो सबसे पहले ध्यान ये देंगे कि ये हमारा जो है 1 मीटर है। ठीक है, ये हमारा 1 मीटर, तो इसका जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, इस 1 मीटर का कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में आएगा वो 1 cos 30 आएगा। क्लियर? 1 cos 30। तो 1 में 1 cos 30 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, 1 में 1 cos 30 का सब्सट्रैक्शन कर देंगे तो 1 मीटर थी डोरी, और अब ये जो पिंड जब दोबारा अपनी स्थिति में पहुंचा है तो इसका जो इस ऊर्ध्वाधर दिशा में घटक है 1 का वो 1 cos 30 है। तो 1 cos 30 और cos 30 की वैल्यू हुई √3/2, 1 माइनस √3/2। क्लियर? तो ये बना जाके आपका 2 माइनस 1.732/2। तो ये आपका बना जाके 2.0001.732। तो ये 9 में 2 सब्सट्रैक्ट हुए तो 7 बचा, 9 में 3 तो 6 और 9 में 7 तो ये 2 और ये आपका 1 में 1 0। तो 267 0.267 डिवाइड बाई 2 है। तो ये जो विस्थापन बना h,
एच का जो वैल्यू आ रहा है, एच का जो वैल्यू आ रहा है 0.1335 मीटर, ये आ रहा है विस्थापन। तो गुरुत्व बल के विरुद्ध कृत कार्य क्या होगा? गुरुत्व बल के विरुद्ध कृत कार्य, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर mg, और बल के विपरीत दिशा में जो विस्थापन है वो h है। ठीक है, तो बल के विपरीत दिशा में व्यक्ति ने इस पिंड पर जो बाएं बल लगाया हुआ, तो गुरुत्व बल के विरुद्ध किया गया कार्य, बल के विरुद्ध किया गया कार्य, कार्य जो बना W बराबर, देखिए गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, और व्यक्ति ने इसको यहां से यहां पहुंचाने के लिए इस दिशा पर एक बल लगाया होगा, इस दिशा की ओर एक ऐसे बल लगाता हुआ, तो यहां पर जो ऊर्ध्वाधर दिशा पर उस बल का घटक बराबर बना रहा होगा वो mg के बराबर रहा होगा। तो व्यक्ति द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के विरोध में वस्तु को ऊपर की ओर ले जाने के लिए, तो ऊर्ध्वाधर दिशा की ओर गुरुत्वाकर्षण बल ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है, तो व्यक्ति को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर इतना ही mg बल लगाना होगा। तो उसने mg बल द्वारा h विस्थापित किया, तभी वस्तु हमारी यहां से यहां इस स्थिति पर पहुंची। तो m का वैल्यू कितना दिया है 0.2, g का वैल्यू कितना दिया है 10, और जो h निकाला है वो कितना आया है 0.1335। तो ये हमारा हल हुआ, तो आया 2 का इसमें गुणा करा, 2 पंचे 10, 0, 2 तिया 6 1 7, 2 तिया 6 और 2 1 कम 2, और ये 4 अंक और ये 5 अंक, तो ये 0.0। अभी 10 का गुणा और कराते हैं, तो ये बन गया हमारा 0.267 जूल। तो इतना कार्य जो है वस्तु को 30 डिग्री के कोण पर विस्थापित करने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल के विरोध में किया जाना चाहिए। अब यदि गेंद को इस स्थिति से मुक्त कर दिया जाए, तो जब वह न्यूनतम बिंदु से गुजरेगी उस क्षण वेग क्या होगा? तो देखिए ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत लगाते हैं। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से क्लियर, यहां पर वस्तु की जो कुल ऊर्जा है, ठीक है, और यहां जो वस्तु की कुल ऊर्जा है, यहां पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा जो बनी वो बन रही है हमारी 0.267 जूल। क्लियर, और यहां पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा जो बनेगी वो 0 है। यहां पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कितनी है? 0 है। यहां पर वस्तु की जो स्थितिज ऊर्जा है वो कितनी है? 0 है। और यहां पर वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी वो हमको निकालनी, गतिज ऊर्जा, तो के इनिशियल। तो आप यहां पर देखिए यू आई प्लस के आई इज इक्वल टू यू एफ प्लस के एफ। प्रारंभ में वस्तु यहां थी, बाद में यहां पहुंची, तो अब जब यहां से मुक्त की जाएगी तो इसको प्रारंभ बोल देंगे। अब हम इसको प्रारंभ बोलना होगा और इसको अंत बोलना होगा। क्लियर, तो यहां पर भाई गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा है, यहां पर स्थितिज ऊर्जा 0 होगी और गतिज ऊर्जा ये के फाइनल, और गतिज ऊर्जा क्या होगी वो निकाल रहे हैं। तो यू आई 0.267, के आई 0, यू एफ यहां पर वो 0 हो जाएगी, यहां पर यू एफ 0 हो जाएगा, और यहां पर गतिज ऊर्जा हाफ mv स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर इसको कैलकुलेट करना चाहें तो यहां पर जो वस्तु का वेग आएगा जब इसको यहां से मुक्त कर दिया जाएगा, ऐसे जब वस्तु आएगी यहां पर, तो इसकी सभी पूरी संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा यहां पर गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा बना जो mgh वाला पार्ट होगा वो हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा, और m से m कैंसिल हो जाएगा, g और h की वैल्यू पता ही है, v इज इक्वल टू √2gh। ठीक है, v इज इक्वल टू √2 इंटू 10 इंटू 0.1335, तो v इज इक्वल टू ये 1.3 √2
2 पंचे 10 की 0, 2 3 6 1 7, 2 3 6, 2 1 कम 2, ये अब एक अंक बाद दशमलव तो 2.67, तो v का मान आएगा √2.67 मीटर पर सेकंड के अप्रोक्स। क्लियर? तो इस तरीके से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं बच्चों। √2.67 का मान निकाल करके आप हल करके इसको रख देंगे। यहां पर देखिए अगला प्रश्न, 3 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड दूसरे स्थिर पिंड से प्रत्यास्थ टक्कर करता था, इसके बाद प्रारंभिक दिशा में अपनी प्रारंभिक चाल की आधे से गति करने लगता है। दूसरे पिंड का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से, ये 3 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड है एक दूसरे स्थिर पिंड से, तो पहले पिंड का द्रव्यमान दिया गया है 3 किलोग्राम, दूसरे पिंड का जो द्रव्यमान है वो नहीं पता है, लेकिन पहले पिंड का प्रारंभ में वेग 3 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड दूसरे स्थिर पिंड से प्रत्यास्थ टक्कर करता है, इसके बाद प्रारंभिक दिशा में अपनी प्रारंभिक चाल क्या है, तो इसका प्रारंभिक चाल u मान लेते हैं और इस ये विराम में है u2 = 0। अब टक्कर के बाद क्या होगा, टक्कर के बाद क्या होगा, तो ये जो पहला वाला पिंड है वो v1 = u/2 वेग से अपनी प्रारंभिक चाल के आधे से गति करना है। इसके बाद प्रारंभिक दिशा, इसके बाद प्रारंभिक दिशा में अपनी प्रारंभिक चाल की आधे से, तो उसी दिशा में गति कर रहा है, अपनी प्रारंभिक चाल की आधे से गति करने लगता है। दूसरे पिंड का हमको द्रव्यमान ज्ञात करना है, दूसरे पिंड का द्रव्यमान ज्ञात करना है। क्लियर? तो देखिए सबसे पहले जब भी, देखिए ध्यान से, यहां पर पहली ये वस्तु ये है जिसका द्रव्यमान m1 है और ये u वेग से गति कर रही है प्रारंभ में, और ये दूसरी वस्तु है जिसका द्रव्यमान m2 है और ये विराम अवस्था में है, इसका प्रारंभ में वेग 0 है। टक्कर के बाद क्या हुआ है, टक्कर से पहले की बात है, टक्कर से पहले है जब इन दोनों के बीच प्रत्यास्थ टक्कर हुई, तो टक्कर के बाद जो पहली वाली वस्तु है, जो पहली वाली वस्तु है इसका जो वेग है वो u/2 हो जाता है और अपनी ही गति की प्रारंभिक गति की दिशा में, प्रारंभिक गति की दिशा में ही अपनी प्रारंभिक चाल की आधे से गति करने लगता है। और ये हमारी दूसरी वस्तु है और इसका वेग जो अंतिम वेग बनेगा वो v हो जाएगा और इसका द्रव्यमान m2 है। ठीक है, दूसरे पिंड का हमें केवल द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो देखो प्रत्यास्थ टक्कर है, तो पहले तो संवेग संरक्षक सिद्धांत, प्रत्यास्थ संघट्ट में, प्रत्यास्थ संघट्ट में, प्रत्यास्थ संघट्ट में दो बातें, प्रत्यास्थ संघट्ट में दो बातें, एक तो संवेग संरक्षित रहता है और दूसरा गतिज ऊर्जा भी, प्रारंभ में निकाय की कुल गतिज ऊर्जा और अंत में निकाय की कुल गतिज ऊर्जा, अर्थात निकाय की गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहती है। तो प्रत्यास्थ संघट्ट में संवेग संरक्षण सिद्धांत भी लागू रहेगा। संवेग संरक्षण का सिद्धांत, सभी प्रकार के संघट्टों में संवेग संरक्षण का सिद्धांत लागू रहता है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत लागू रहेगा। और निकाय की जो प्रारंभ में कुल गतिज ऊर्जा है, प्रारंभ में गतिज ऊर्जा निकाय की अंत में गतिज ऊर्जा के बराबर होगी, अंत में गतिज ऊर्जा के क्या होगी, बराबर होगी, गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। क्लियर? तो बेटा संवेग संरक्षण सिद्धांत से यहां देखें, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, सिद्धांत से निकाय का प्रारंभ, टक्कर से पहले संवेग कितना है, टक्कर के बाद संवेग कितना है। ठीक है, दोनों का योग कर देना। तो टक्कर से पहले पिंड का तो द्रव्यमान दिया गया 3 किलोग्राम, तो पहले पिंड का संवेग 3u प्लस दूसरे पिंड का संवेग m2 × 0, ये टक्कर से पहले का कुल संवेग हो गया। टक्कर के बाद का कुल संवेग, पहले पिंड का द्रव्यमान 3 किलोग्राम और उसका वेग हो गया u/2, प्रारंभिक वेग का आधा, तो 3u/2 और इंटू प्लस ये दूसरे पिंड का संवेग m2 × v हो जाएगा। क्लियर? m2 × v,
तो ये आपका 3u है, m2 इंटू 0, 3u/2 m2 इंटू वी। तो यहाँ पर ये जो है 3u माइनस 3u/2 इज इक्वल टू m2 इंटू वी। क्लियर? तो m2 इंटू वी इज इक्वल टू ये आपका बना 3u/2। जब 3u में 3u/2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 3u/2 आएगा, 3u/2। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब प्रारंभ में कुल गतिज ऊर्जा, प्रारंभ में कुल गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बराबर होगी अंत में कुल गतिज ऊर्जा, अंत में कुल गतिज ऊर्जा, क्योंकि प्रत्यास्थ संघट में गतिज ऊर्जा निकाय की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा निकाय की अंतिम गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। में कुल गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, तो प्रारंभ में कुल गतिज ऊर्जा क्या बनी बच्चों? हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। देखिए यहां पर ये हाफ m है 3 और u हमने माना है कि प्रारंभ में u वेग से गति कर रहा है, प्लस हाफ m2 इंटू 0 और यहां पर हाफ द्रव्यमान हुआ 3 और अंत में इसका वेग प्रारंभिक वेग का आधा हो गया, और ये चीज जो है हाफ m2 v स्क्वायर, हाफ m2 v स्क्वायर, हाफ m2 v स्क्वायर। क्लियर? प्लस हाफ m2 v स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर आप ये देखिए कितना बना, 3u स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 3u स्क्वायर बाई 8 और ये कितना बना प्लस हाफ m2 v स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जो है 3u स्क्वायर बाई 2 माइनस 3u स्क्वायर बाई 8 इधर ले आते माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू m2 v स्क्वायर बाई 2। तो ये आपका 8 हो जाएगा एलसीएम, तो ये 8 हो गया हमारा एलसीएम। ये हो गया 24u स्क्वायर, 24u स्क्वायर और माइनस ये हो गया 3u स्क्वायर, 3u स्क्वायर और ये हो गया m2 v स्क्वायर बाई 2। क्लियर? तो 24 में नहीं, एक्चुअल में यहां पर आपका जो है ये 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6, नहीं सॉरी सही है, सही है, 8 1 जा 8 तो 3u स्क्वायर है। 24u स्क्वायर में 3u स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना हुआ 21u स्क्वायर अपॉन 8, ठीक है, अपॉन 4 हो गया, ये 2 4 जा 8 हो गया, m2 v स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब क्या करना चाहिए बच्चों? अब इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन फर्स्ट में जो m2v का वैल्यू है वो 3u/2 है, m2 इंटू वी। यहां पर देखिए ध्यान से, यहां पर जो है m2v का वैल्यू है 3u/2, तो m2v के प्लेस में हम 3u/2, तो 21। यहां पर आप ध्यान से देखिए, थोड़ी सी जगह यहां बचा लेते हैं। यहां पर m2v के प्लेस पे हम लिख देते हैं 3u/2, 3u/2 m2v के प्लेस में इंटू v। क्लियर? और इक्वल टू द 21u स्क्वायर बाई 4। तो u से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा ये 4 हो जाएगा, और ये 3 7 जा 21। क्लियर? u से स्क्वायर कैंसिल, 2 2 जा 4 हो गया, 3 7 जा 21। तो v इज इक्वल टू जो बना वो 7u/2 हो गया।
ठीक है, तो इस वैल्यू को समीकरण 1 में रख देते हैं, इस वैल्यू को यहां से उठा करके यहां रख देते हैं, तो m2 इंटू वी है, तो m2 इंटू वी, तो m2 इंटू वी के प्लेस में 7u/2 कर देते हैं, और उधर वो 3u/2 है, 2 है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, u से u कैंसिल हो जाएगा, m2 की जो वैल्यू आएगी वो 3/7 kg है, m2 की जो वैल्यू आ रही है वो 3/7 kg आ रही है, m2 की जो वैल्यू आ रही है वो 3/7 kg आ रही है। क्लियर? m2 की जो वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट हो रही है वो 3/7 kg है।